तो आज का ये पेपर क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में मिलने वाला है। देखिए, आप भी जानते हैं कि सभी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जानते हैं कि 25 फरवरी को उनका केमिस्ट्री का पेपर है। अब केमिस्ट्री के पेपर में मैं कह रहा हूं, ठीक इसी प्रकार पेपर आपका मिलने वाला है केमिस्ट्री में। ठीक 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हम पूरी तरीके से, मतलब मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसी तरीके का पेपर मिलेगा। इन्हीं सभी क्वेश्चन से आपको मिलने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को पूरा मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पूरे साल आपने क्या किया उससे मतलब नहीं है। आज आपको मैं कहना चाहूंगा कि कॉपी अपना लेकर बैठिएगा, 4-5 पेज सादा ले लीजिएगा। एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां पे मैं बता दूं तो नाम, अनुक्रमांक, ये सब चीजें दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बता रहे हैं, रसायन विज्ञान का पेपर है। 70 नंबर का ये प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न होता है, पत्र सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इतना बेसिक है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ निर्देशांक है, इसको हम बता देते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इससे पहले आपको 23 तारीख को बायोलॉजी या मैथ का भी आपका पेपर है, ठीक है ना। ये बात आप जानते ही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना जो केमिस्ट्री का पेपर में सॉल्व करा रहा हूं, तो वो अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। उनको लगता है समय है। बाबू, समय नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, पूरी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। बायोलॉजी मैथ पढ़िए, बट केमिस्ट्री अगर लाए हैं तो केमिस्ट्री पे भी फोकस करके पढ़ाई कर लीजिए। समय नहीं मिलने वाले। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हमसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, मेरा ये मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके लिए जान भी लगा देंगे आपके लिए। अब पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाला है अब, ठीक है ना। उधर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम हिंदी और इंग्लिश के उतने अच्छे से तरीके से हम तैयारी नहीं करा पाए जितना हमें कराना चाहिए था, ठीक है ना। इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप पूरी हम जान लगा देंगे दोस्त। जितना होगा सब हम कराएंगे। कह रहे हैं 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। जल का भार कितना दिया है, 180 ग्राम। और अणुभार जल का कितना होता है, 18 होता है। तो 18 में 180 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दहा में 180, ठीक है ना। 18 दहा में 180, तो ये 18 नहीं, सॉरी 10, तो ये 18 दहा में 180 मतलब 10 हमारा आंसर, ये 10 मोल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है दोस्त। अगला आता है साधारण ताप में सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है। साधारण ताप में सल्फर का जो अणुसूत्र होता है वो S8 होता है, ये आप याद रखेंगे। खाद्य पदार्थों के पैकेटों में प्रयुक्त गैस होता है। जो खाद्य पदार्थ की पैकेटें हैं, जैसे कि चिप्स की पैकेट आपने देखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे पैकेट्स आते हैं। तो उस पैकेट्स में आप देखेंगे तो फूला हुआ होता है वो पैकेट्स, उसमें कोई गैस भरा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ के पैकेटों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो याद रखेंगे कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अब सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है ना वो खाद्य पदार्थों को मतलब खराब होने से बचाता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम अपने अगला आ जाते हैं। घड़ी का क्वेश्चन क्या है, घड़ी का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, ये तो चारों, ये भी नहीं है, ये तो चारों नहीं है दोस्त। ये ऑप्शन में थोड़ा गलत कर दिया गया है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये थोड़ा गलत कर दिया है टाइपिंग में, चलिए कोई नहीं। अगला हमारा आता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। कौन नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य पदार्थ है, NaCl, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अमोनिया भी है, ये भी नहीं होगा। यूरिया क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल, प्योर जो वाटर है, उसकी मोलरता होती है 55.56, ये आप याद रखेंगे,
ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा आता है, अब देखिए दूसरा नंबर, यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होते हैं। दूसरा का हमारा क्वेश्चन क्या है, मोलरता और मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मोललता और मोललता क्या होता है, तो सबसे पहला आता है मोलरता। मोलरता क्या है, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अम्मी से जाकर कह दीजिए, ठीक है ना। ओके, सॉरी दोस्त। चलिए अगला हमारा कह रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है मोलरता और मोललता को उदाहरण से समझाइए। चलिए हम समझा देते हैं। मोलरता का क्या होता है जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये इसका परिभाषा है। परिभाषा कैसे याद होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखेंगे मोलरता। मोलरता इक्वल टू क्या होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये दोस्त ये क्या है, ये फॉर्मूला है। मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो हम यही कह रहे हैं कि विलयन का जो आयतन है लीटर में हमने लिया हुआ है। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि अगर विलयन का आयतन हम 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर, तो हम यही कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता है। तो यही परिभाषा बोलना है। देखिए परिभाषा यहीं से याद कीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। इतना आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसका एक मात्रक होता है, उस मात्रक को भी आप लिख देंगे। इसका मात्रक क्या लिख देंगे, मात्रक। इसका मात्रक लिख देंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा। ओके, इतना आप कर देंगे। अगला आता है मोललता। अब मोललता क्या होता है, मोललता में भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें क्या कहा गया, किसी विलायक के, इसमें विलयन था, इसमें विलायक है। ठीक है ना, इसमें देखिए 1 लीटर था, इसमें किलोग्राम है, बस इतना ही चेंज है। तो किसी विलायक के 1 लीटर मतलब किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। मतलब इसमें फॉर्मूला क्या होता है मोललता का, मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल बटे क्या होता है, विलायक का आयतन, विलायक का भार हो जाएगा, विलायक किलोग्राम में। तो ये देख लीजिए, ये हमारा है जी। तो मोललता की इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो ये इसका मात्रक है। ये मात्रक आपको क्या करना है, याद करना है। ये मात्रक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं, उसका टेंशन अपना लें। चलिए इसको इरेज करें हम, चलिए इरेज कर देते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा ख क्वेश्चन, नरस्त समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे, आप लिखेंगे। उत्तर हमने क्या लिखा है, नरस्त समीकरण। सबसे पहले आप लिखेंगे नरस्त समीकरण, और उसके बाद आप इसका देंगे जी परिभाषा टाइप का आप देंगे। चलिए हम समझाते हैं क्या देंगे। इसमें हमें क्या बात बताया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, नरस्त समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है।
मतलब हमें नरेस्ट समीकरण में ये बात बताया गया कि किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयन की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता में, इन तीनों में धातु आयनों की सांद्रता में क्या होता है, निम्नलिखित संबंध होता है। एक बार और सुन लीजिए, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये Mn+ क्या है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता। कैसे धातु आयन की सांद्रता बोल रहे हैं, Mn मैग्नीज्म है जो धातु है एक, और धातु पर प्लस आयन है मतलब आयन है, तो धातु आयन कहेंगे, और कोष्टक जो बंद कर रहे हैं उसी को सांद्रण कहते हैं, तो धातु आयन की सांद्रता या सांद्रण कहेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, नरेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। यही बात यहां पे हमने लिखा हुआ है। क्या संबंध होता है, तो वो संबंध आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। वो संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है E=E0 2.303/RT/NF, मतलब हम लिख सकते हैं E=E0 -2.303 RT/NF log 1/Mn+। ठीक है बाबू, तो ये देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिए, यही है जी। मतलब E=E0 -2.303 RT/NF log 1/Mn+। किसमें संबंध हमसे पूछा गया था, कहा गया था, तो हमने आपको कहा था ना, किसका किसका संबंध हमने कहा था कि किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन के सांद्रण में निम्नलिखित संबंध होता है। तो इतना लिखने के बाद ये समीकरण लिखना अनिवार्य है। ये E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप, N क्या है, मोलों की संख्या, और ये F क्या है, फैराडे स्थिरांक है, और Mn+ क्या है, धातु आयन की सांद्रता है। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। चलिए जी, इतना आप समझ गए हैं तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है गौ क्वेश्चन। गौ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिपरासरण को उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा, प्रतिपरासरण को हम समझा देते हैं, उससे पहले इसको अभी हम समझाएंगे जी, ठीक है ना। प्रतिपरासरण जो है इसको हम समझाएंगे, इससे पहले हम एक चीज समझाते हैं यहाँ पे, परासरण। ठीक है, अगर परासरण आप समझ गए तो प्रतिपरासरण भी समझ जाएंगे। परासरण का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, पहले इसी को हम समझाएंगे, क्योंकि जब तक आप परासरण को नहीं समझेंगे, परासरण दाब को, तब तक प्रतिपरासरण को नहीं समझेंगे। तो परासरण दाब क्या होता है, क्या लिखा है परिभाषा, कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो अशुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया, हम याद करा दें। चलिए जी, अब हम आपको याद कराते हैं, देखिए बस आप समझिएगा, याद हो जाएगा। मान लेते हैं एक बड़ा सा हम बर्तन ले लेते हैं, एक बड़ा सा हमने क्या कर दिया, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। इस बर्तन में हम एक अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। इस बर्तन में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। ये हमने क्या कर दिया, इस बर्तन में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस झिल्ली में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, यहां तक इसमें हमने क्या भर दिया, विलयन को भर दिया है। इधर हमने शुद्ध विलायक, एक चीज हम यहां पे लिख देते हैं, इसमें हमने भरा है विलयन, इसमें हमने भरा है शुद्ध विलायक। ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है, अर्ध
अर्धपारगम झिल्ली है। कौन? ये पीला वाला वह अर्धपारगम झिल्ली है। देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि जब हम क्या कह रहे हैं, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब बांटा गया है, अलग किया गया है, तो क्या होता है जब ऐसा होता है, तो ऐसा होगा तो जानते हैं क्या होता है, तो शुद्ध विलायक के जो कण है ना वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। शुद्ध विलायक के जो कण है विलयन की ओर गति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच दूरी ज्यादा होता है, दूरी ज्यादा होगा तो तेजी से गति कर पाएंगे। जैसे कि भीड़ कम होगा, अगर मान लेते हैं मेले में दौड़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, वही एक खुला ग्राउंड है तो उसमें तेजी से आप दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि शुद्ध विलायक के अणु जो है, कण है, ये दूर दूर पर होते हैं तो तेजी से गति करते हैं, जिसके कारण इस अर्धपारगम झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं। तो शुद्ध विलायक के जो कण है ना वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं, और जब गति करते हैं तो इसी क्रिया को ही हम परासरण कहते हैं, इसी क्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो हमने क्या बताया, एक बार सुन लीजिए। जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अब हम चाहते हैं कि ये शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर ना आए, तो इसके लिए हम इस विलयन पे एक दाब लगाएंगे, और जितना हम उस जो दाब हम लगा रहे हैं, विलयन पे जो दाब लगाया जा रहा है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसके कण इधर ही रह जाएंगे, तो उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे परिभाषा, अंत तक बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के जो अणु है ना वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं, शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसी अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है, परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब आप समझ गए ना? चलिए इतना आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इतनी बात आप समझ गए। अब हमसे एक ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका हमने जवाब नहीं दिया था। हमने क्या पूछा गया था? प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण, इसी को ना प्रतिलोम परासरण भी कहा जाता है। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहां पे बता दिया, प्रतिपरासरण कहे या प्रतिलोम परासरण, ये दोनों बात एक ही है। प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण का मतलब होता है परासरण के जस्ट उल्टा। परासरण में क्या हो रहा है? शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो परासरण है, परासरण की क्रिया है। परंतु इसके जस्ट उल्टा अगर हो कि विलयन के जो कण है वो शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगे तो इस घटना को हम प्रतिपरासरण कहेंगे। तो वो कैसे होगा कि जब हम विलयन पे जो दाब लगा रहे हैं वो परासरण दाब से भी अधिक हो, जितना हम दाब लगा रहे हैं कि विलयन के जो शुद्ध विलायक के कण हैं वो उधर ही रहे, तो उसे हम परासरण दाब कहेंगे। परंतु अगर उससे भी अधिक दाब हम लगा देते हैं, परासरण दाब से भी अधिक दाब अगर विलयन पर लगा देंगे तो अब विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे। क्या होने लगेगा? तो विलयन के जो कण है ना वो अब शुद्ध विलायक की ओर इस तरीके से गति करने लगेंगे, ठीक है, तो उसको हम प्रतिपरासरण कहते हैं। तो प्रतिपरासरण का क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, कि जब किसी विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर विलयन के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं, तो इस घटना को प्रतिपरासरण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि मतलब आप बोलेंगे कि जब शुद्ध विलयन पर
परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर विलयन के अणु शुद्ध विलायक की ओर अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से जाने लगते हैं, तो उस क्रिया को प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बोल देंगे? तो यही बात है जी, यही बात हमने यहां पे ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रतिपरासरण, कि जब किसी विलयन, ध्यान से समझेंगे, जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से भी अधिक दाब प्रयुक्त किया जाए तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन का प्रवाह, विलयन के जो प्रवाह है, विलयन के जो अणु है वो शुद्ध विलायक की ओर होने लगते हैं। मतलब विलयन है ना, विलयन के जो अणु है वो शुद्ध विलायक की ओर, शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लगेंगे? शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगेंगे। तो इस क्रिया को ही हम प्रतिपरासरण कहते हैं। समझ में आ गया है? तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये इतना बात हम समझ गए हैं। अगला हमारा आता है उपशासन योजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको भी हम समझते हैं जी। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला हमारा आ गया चलिए अगला हमारा आता है उपशासन योजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि हमने परिभाषा थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एक हम छोटा परिभाषा भी अभी आपको बता देंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। उपशासन योजक यौगिक का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें किसी धातु का आयन के साथ, किसी धातु आयन के साथ लिगेंड उपशासन योजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और जो जटिल आयन बनाते हैं उसे हम उपशासन योजक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना? सिंपल सा आप कह सकते हैं कि ऐसे आप कहेंगे वे यौगिक जो पूर्णतः, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपशासन योजक यौगिक कहते हैं। मतलब वे यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं पूर्ण रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपशासन योजक यौगिक कहते हैं। या तो ये कह दीजिए या आप ये कह दीजिए, दोनों बात सही है। ठीक है ना? ज्यादा घुमाने फिराने वाली बातें नहीं है, सीधी बात करूंगा कि दोनों में से कर लीजिएगा, कोई भी दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं K4 FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगला आता है द्विक लवण का मतलब होता है वे लवण जो दो सरल लवणों में एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं तथा जो जल में घुलकर साधारण आयनों में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब द्विक लवण का सिंपल सा मतलब है कि वे लवण जो वे यौगिक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, ये आयनित नहीं होते हैं, वे यौगिक जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाएंगे उसे द्विक लवण कहेंगे। एक छोटा परिभाषा हम बता रहे हैं, कुछ ना है तो वो लिख दीजिएगा, या तो आप पूरा ये बड़ा लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे फिटकरी आप दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल फिटकरी दे सकते हैं। फिटकरी दे सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है फिटकरी का? तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमने फिटकरी का अणुसूत्र लिख दिया है, ये फिटकरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सब सरल आयनों में ये सब टूट जाते हैं। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अच्छी बात है। अगला हमारा आता है, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये आपको पता है ना, ये तीसरे का क हमने देखा है,
फिर तीसरे का ख हमारा क्वेश्चन क्या आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र क्या है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले एक अर्धायुकाल का परिभाषा हमने लिख दिया है। क्या लिखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वह समय, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसे ही हम अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसी को हम अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है ना, तो अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है T½ = 0.693/K होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे K क्या है, तो K है हमारा वेग स्थिरांक। ठीक है, ये आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गौ नंबर क्वेश्चन क्या है, K4FeCN का होल 6 में, K4FeCN के होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे एक ऑक्सीकरण संख्या समन्वय संख्या ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर K4FeCN के FeCN में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और समन्वय संख्या। कैसे हम निकालते हैं, पहले ऑक्सीकरण संख्या, ये दोनों हालांकि हमने निकालना सिखाया हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं ये पहले हमने सिखा दिया बहुत पहले, बट फिर भी हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अभी बता दे रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इस Fe का, तो क्या करेंगे, जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। तो पहले पोटेशियम यहाँ पे K4 जो है ना, K4 K की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 हमने लिख दिया। अब K का समन्वय संख्या कितना होता है, इसका होता है 1, इस पर कितना आयन है, सॉरी +1 होता है ना, तो ये हमने +1 लिख दिया। ठीक है, तो ये +1 का मतलब 1 हो गया। Fe है तो इसको हम x मान लेते हैं। Cn है तो Cn का संख्या कितना है, 6 मात्रा में है, होल ट्वाइस है, तो और Cn का जो हम कह सकते हैं इसका संयोजकता होता है, या हम ये कह सकते हैं आयन जो होता है इस पर, ये -1 होता है, और इसके टोटल हम 0 कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 हम लिखते हैं। तो 4 एकम में 4 और x और -6 = 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x - 2 = 0 और x +2। तो ये हमारा x +2 आया, ये हमारा समन्वय संख्या आ गया, सॉरी समन्वय संख्या नहीं, ऑक्सीकरण संख्या। अब आता है समन्वय संख्या कैसे निकालें। ठीक है ना, इतने में मतलब K4FeCN के होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा, ये मालूम चल गया। अब समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे, तो इतनी बात अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हमारा उपसंयोजक यौगिक है, क्या है, K4FeCN का होल 6 है, FeCN का होल 6 है, इतना है ना। यहाँ पे ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे ये Fe क्या है, Fe है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये Cn क्या है, ये Cn है लिगेंड। ठीक है ना, ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये हमारा लिगेंड है, तो समन्वय संख्या कैसे पता चलेगा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो जितने लिगेंडों के साथ जुड़ा होगा उसकी संख्या ही समन्वय संख्या कहलाएगा। तो ये Fe जो है वो कितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, तो 6 लिगेंडों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, कैसे पता चला, तो ये Fe है केंद्रीय धातु परमाणु और ये 6 यहाँ पे उपसंयोजक बंध बना रहे हैं। 6 Cn, यहाँ पे 1 Cn, 2 Cn, 3, 4, 5 और 6, ये 6 Cn के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और ये 4K है, तो ये K4 है ना, तो ये हमारा 4K प्लस और ये 4 माइनस, इस तरीके से आपका होता है। तो देखिए केंद्रीय धातु जो परमाणु है, अभी भी आप देख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु है वो 6 लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, 6 बंध बन रहा है। तो इसका मतलब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या 6 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हालांकि इस पर बहुत विशेषकर आपको समय देना होगा, समय देंगे तब सीखेंगे, तब आपको आएगा। ऐसे नहीं कि एक वीडियो आप देख लिए तुरंत इसी में आपको आ जाए सब। थोड़ा बहुत आ रहा है तो ये अच्छी बात है कि आपको समझ में तो आ रहा है ना। अगर डीप में आप पढ़े होते तो आपको अच्छे तरीके से आ जाता। नहीं पढ़े तो आप लिख लीजिएगा, जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे ना तो वीडियो हमारा मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा आता है कोलराउस का नियम। लिखिए कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस के नियम भी हम समझ लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है, आप समझेंगे जी, समझेंगे हम इसको, कोलराउस का नियम भी। अब कोलराउस का नियम क्या है, तो इसका हमें बताया गया है, इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का लेमडा ई क्यू इन्फिनाइट, लेमडा ई क्यू इन्फिनाइट इक्वल टू होता है लेमडा ई क्यू प्लस इन्फिनाइट और प्लस लेमडा ई क्यू माइनस इन्फिनाइट। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्त, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी 1 मिनट हम बता देते हैं आपको कैसे इसका नियम याद होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर नियम तो हमें याद ही नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको याद होगा जी। कैसे याद होगा समझिएगा। ये हमने ये लिखा है ना, देखिए क्या क्या ये है। पहले आपको ये जानना होगा कि ये सब हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे लेमडा ई क्यू नॉट है, ऐसा लिखा गया ना। ये इन्फिनाइट को हम हिंदी में कहते हैं अनंत, अनंत कहते हैं। ये ई क्यू क्या है, ये ई क्यू को हम कहते हैं तुल्यांकी, तुल्यांकी कहते हैं ई क्यू को, और लेमडा को चालकता कहते हैं। तो इसको एक साथ क्या बोल सकते हैं कि अनंत तन्नुता, अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे जी कि अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता। तो ये क्या है, अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता। अब यहाँ पे देखिए कि एक है धनायन, तो धनायन की तुल्यांकी चालकता कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। और ये प्लस क्या है, प्लस है योग, योग के बराबर होता है। तो हम परिभाषा नियम क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर, ध्यान से समझेंगे, एक विलयन है, सपोज दैट ये एक विलयन है, और इसमें क्या है, NaCl के साथ जल के साथ NaCl घोल दिया गया है। जल के साथ NaCl का मतलब क्या है, NaCl विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जल में घोला गया है, तो इसको कहेंगे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। क्या बोलेंगे जी, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बोलेंगे, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बोलेंगे। तो हम परिभाषा क्या बोलेंगे, हम कहेंगे नियम क्या बोलेंगे, राउड का नियम में हमें बताया गया कि अनंत तन्नुता पर, अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया, एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, ये क्या है, इन्फिनाइट आना है, अनंत तन्नुता कहेंगे। तो अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही तो हमने बोला है। इस नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इतना लिखने के बाद ये आप लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो इतना आप नियम लिख लेंगे, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देख लीजिए, लिखा गया इस नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, मतलब धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता कहें, या आप ये कह सकते हैं धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता
के योग के, चालकताओं के योग के बराबर होता है। दोनों तरह से बोल सकते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ठीक है, हालांकि देखिए मैं लगभग अभी तो ये स्टार्ट आपका हुआ है, लगभग आधे घंटे होने वाले हैं, तो आपको नहीं पता अभी 1 घंटे की 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे की क्लासेस हमने लिया हुआ है। बोलने पर मेहनत लगता है दोस्त। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या है, मैं अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं हूँ रोज़ा, और रोज़े में मतलब पानी भी नहीं पीना होता है, नहीं खाना तो छोड़िए दीजिए, पानी भी नहीं पीना होता है, और प्यास तो लगी जाती है। उस टाइम से बोल रहे हैं प्यास तो अभी उतना नहीं, बट हाँ ठीक है, व्रत है तो प्यास तो लगेगी ही हल्की फुल्की, बट ठीक है, बट थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है, बट कोशिश हम कर रहे हैं। और मैं आप सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप सभी अच्छे नंबर से पास हों, आप सभी का मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाए, खासकर जो हम पर विश्वास किए हुए हैं उनको, मतलब उनका और अच्छा तरीके से पेपर जाए, वो स्कूल में टॉप करे, अपने माता पिता अपने अम्मी अबू का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गाँव में अपना नाम उनका हो। मैं दिल से ये दुआ करूँगा, करता भी हूँ दोस्त। और शाम को मैं जब इफ्तार करूँगा उस समय पर दुआ करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में कि मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी होंगे, मुस्लिम भाई भी होंगे, सभी दोस्त हमारे हैं, तो सभी जो पढ़ते हैं, तो इंडिया में क्या है हम लोग सभी एक साथ हैं, तो यहाँ पे हर धर्मों का रिस्पेक्ट होता है, सम्मान किया जाता है। तो एक ऐसा मुस्लिम धर्म में मानना है कि जब आप रोज़ा रहें, रोज़ा मतलब व्रत रहें, अब व्रत को जब तोड़े मतलब शाम को इफ्तार किया जाता है, तो उस समय पर जो रोज़ा तोड़ने से 5-7 मिनट या 10 मिनट, रोज़ा खोलने से पहले 5-7 मिनट पहले अगर हाथ उठाकर दुआ कर दिया जाता है, तो वो दुआ मतलब ऐसा मानना है कि अल्लाह कहे या भगवान कहे, वो कबूल हो जाता है, वो तुरंत उसको मान लिया जाता है। ठीक है ना, वो बिल्कुल कबूल होगा, वो बिल्कुल मतलब वो होगा ही होगा, जो दुआ में मांगेंगे वो सब मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें मानना है, और मैं तो दुआ करूँगा आप सभी के लिए। मैं चाहूँगा कि अगर आप भी दुआ करें हमारे लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि मैं कह भी नहीं सकता। ठीक है ना, बहुत जो भी चीज़ें आप सभी ने मतलब इतना प्यार और सपोर्ट दिखाए हैं, दिल से आप सभी का शुक्रिया। और बस मेहनत करते जाइएगा दोस्त, हद बार मेहनत आपको भी करना है, हमें भी करना है, और जितना हो सकेगा ना उतना हम करेंगे जी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, हाँ अगला एक न्यूमेरिकल हमारा आता है। अब न्यूमेरिकल क्या है जी, न्यूमेरिकल कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रता के प्रारंभिक सांद्रता के 99% विघटित हो जाता है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम कल सुबह में न्यूमेरिकल की क्लासेस हम लेकर आते हैं। न्यूमेरिकल पूरी केमिस्ट्री की किताब की न्यूमेरिकल की क्लासेस आएंगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बात बता दूं, 23 तारीख को शाम को जब आप बायोलॉजी का ये मैथ के पेपर देकर आएंगे, तो उसके शाम को पूरी केमिस्ट्री समाप्त करेंगे एक वीडियो में, जिसमें पूरी आपकी परिभाषा होंगे, नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, सब आपको उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, तो क्या कह रहा है कि चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 99% विघटित हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया है ना, यहाँ पे जो हमारा दिया है यह हमारा समय का मान दिया है, समय का मान दिया है 100 मिनट। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे, हर चीज़ों को ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब कराएंगे कल सुबह में ना, तो उसको देख लीजिएगा पूरा अच्छे तरीके से। 100 मिनट यहाँ पे समय दिया है, अब वेग स्थिरांक की हमें गणना करनी है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम लगाते हैं वेग स्थिरांक। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है, k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई
a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर हम रख कर देखते हैं कैसे आता है। तो देख लीजिए, यही k का मान हमें ज्ञात करना है। तो k इक्वल टू ये 2.303 हो जाएगा। t का मान कितना है 100, t का मान दिया है 100 तो 100 लिख दिए, log है तो log लिख दिए। a क्या है, अभिकारकों का सांद्रता है, अभिकारकों की मात्रा। तो ये अब a का कभी भी मान जो होता है ना 100 ही हम लेकर चलते हैं। तो 100 ग्राम, तो a का ले लिए हम लिख देंगे 100, और फिर a है तो 100 और माइनस x क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो कितना 100 में से 99% विघटित हो गया है, वियोजित हो गया है, मतलब वो वियोजित हो गया है जी, मतलब हो गया उतना। तो 99 को घटा देंगे, ठीक है ना। ये आपको कल बताएंगे हम सब चीजें, बस इतना याद रखें। 99% विघटित कहा तो 99% 100 में घटाएंगे। अगर यहाँ पे 60 कहता तो 60% घटाते, अगर 40 कहता तो 40% घटाते। इस तरीके से हम घटाते हैं जी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो k इक्वल टू 2.303 बाई 100 गुणे, सॉरी गुणे नहीं, लॉग है ना, तो ये हम लिख देते हैं लॉग। लॉग यहाँ पे करते हैं, अम्मी से जा कहिए, पढ़ा रहे हैं अभी हम। आइए आइए आइए, अच्छा चलिए चलिए, ओके ओके खोल देते हैं हम। हाँ ये पकड़िए, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। छोटी बच्ची है, क्या ही कर सकते हैं, बेचारी रो रही है। अब हॉट स्पॉट में खोल नहीं पाऊँगा, इसीलिए अब उनको क्या ही कहें। चलिए कोई नहीं जी, हम आपका पढ़ाई नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए क्या होता है, इतना हो गया ना। अब देखिए ये 100 है तो ऊपर हम लिख देते हैं 100, 100 में से 99% विघटित हो गया तो ये नीचे होगा 1। वो अब रो रही है, छोटी बच्ची है, वो रो रही है कि भैया हॉट स्पॉट, मतलब मामा कह रही है हॉट स्पॉट खोल दीजिए। अब क्या ही हम करें, कैसे खोल सकते हैं भैया। ये 2.303 बाई 100 हो गया। आइए ये बताइए 100 log 100 ही ना होगा जी, ये log 100 हो जाएगा और log 100 हो जाएगा, सॉरी log 100 लिखना था ना, क्योंकि नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। log 100 हो गया। अब ये k इक्वल टू 2.303, log 100 का मान ना आपके क्वेश्चन के पीछे दिया होता है, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो वहाँ पे log 100 का मान दिया होता है, वैसे 2 होता है, आप भी याद कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 और 3 दूना 6, ये इतना हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 100 से भाग देते हैं ना तो 0.04606, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। और ये अगर मिनट में समय दिया है तो यहाँ पे मिनट इनवर्स लिख दीजिएगा, मिनट इनवर्स। तो ये आपका इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, इस तरीके का न्यूमेरिकल कल हम लेकर आते हैं शाम को, सुबह में 8 बजे करीब में लेकर आएंगे, ठीक है ना, 8 बजे। अगला आता है निम्नलिखित को अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व का और सेल स्थिरांक का पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हम करा रहे हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे चालकता का, चालकत्व कहें, चालकत्व ही कहिएगा, यहाँ पे चालकत्व या चालकता दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को चालकत्व कहते हैं, ठीक है ना। मोस्टली चालकत्व का है तो यहाँ पे भी चालकत्व ही लिखिएगा, ठीक है ना, चालकत्व ही लिख लीजिएगा कि कोई भी विलयन में विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, चालकत्व कहलाता है। और सेल स्थिरांक का मान क्या होता है, तो सेल स्थिरांक सेल स्थिरांक बराबर होता है A/L, ठीक है ना। ए क्या, यहाँ पे AL क्या है, तो ये एक सेल है और सेल में एक होता है हमारा कैथोड प्लेट और एक होता है हमारा एनोड प्लेट। तो कैथोड और एनोड प्लेट के बीच की जो दूरी है ना, यही हमारा L है। ये जो प्लेट है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब मोटाई है A, तो यही है जी। तो यहाँ पे सेल स्थिरांक का मात्रक परिभाषा क्या कहेंगे, तो चालकता मापने में प्रयुक्त सेलों के,
चालकता मापना है, कोई भी सेल की चालकता उसकी कितनी है, कितनी विद्युत धारा वो दे सकता है, तो उसके मापने के लिए, तो चालकता मापने में प्रयुक्त सेलों के, प्रयुक्त जो सेल है तो सेलों के इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, ये इलेक्ट्रोड है ना, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का, इलेक्ट्रोडों के मतलब उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, ये इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इनके अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं या सेल नियतांक भी कहते हैं। अब पहले डीप में हमने पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देखिए या टेंशन ना लीजिए। हमने सोचा है ना कि केमिस्ट्री के पेपर के लिए हम पर डे आपको एक मॉडल पेपर जिस प्रकार इस तरीके से सॉल्व कराएंगे, एक आपको अपना ब्रदर सेट का एक मॉडल पेपर, हम मॉडल पेपर इस टाइप का नहीं बल्कि क्वेश्चन हम लाएंगे पूरी किताब से, लगभग 3 हम आपको कराने वाले हैं अपना सेट, ठीक है ना, जिसमें पूरी सॉल्व कराएंगे, पूरे क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व कराएंगे चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, पूरी किताब से जो जो इंपॉर्टेंट है उसको 3 सेट हम कराएंगे, ठीक है ना। तो वो सब देखिएगा, अच्छा तैयारी हम कराएंगे जी, टेंशन ना लीजिएगा। अगला आता है क्वथनांकों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांकों का उन्नयन का मतलब क्या है जी, तो किसी विलायक में, कोई भी विलायक है तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं, ठीक है, तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ पे बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, और इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझ लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लेते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है, मान लेते हैं ये हमारा विलायक है, विलायक मतलब पानी, तो जब किसी विलायक में हम मान लेते हैं अवाष्पशील विलेय को, अवाष्पशील विलेय कौन है, जैसे नमक है, नमक एक अवाष्पशील पदार्थ है, अब विलायक मतलब जल है, तो जब किसी जल में हम नमक को घोलेंगे, वही बात है जी, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, जैसे ही घोल देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनकी कणों की ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, कणों की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, तो ऊर्जा अब कम हो जाएगी, तो कणों की जो ऊर्जा है ना, कणों की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे ही कणों की ऊर्जा कम होगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, क्वथनांक, जिसके कारण क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, और इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो हमने क्या बोला, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, इस घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, ठीक है, अब रहने देते हैं, ठीक है ना, हिम्मत नहीं कर रहा है कि अब ज़्यादा ही हम पढ़ाएं। और न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात है, देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल सब हम कल लेकर आते हैं शाम को, या शाम को नहीं, सुबह में, कल सुबह में आपको मिलेगा, सुबह में, ये टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 8 बजे। अब जितने हमारे ये स्टूडेंट हैं जो
मैथ और बायोलॉजी के चक्कर में है, अच्छी बात है, पेपर है तो ध्यान दीजिएगा, बट इसके वजह से केमिस्ट्री के अगर न्यूमेरिकल पर टॉपिक पर जो भी वीडियो लाते हैं उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उनसे मतलब इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए 8 बजे तैयार रहेंगे, 1.5 घंटे की क्लासेस है, देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अंतिम बार हम ये करा रहे हैं और उसके बाद समय ही कहाँ मिलेगा जी, नहीं मिलेगा ना, इसीलिए तो ये सब हम करा देंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर उप संयोजक यौगिकों के IUPAC नामांकन अभी तक नहीं सीखे हैं आप, तो इसको सीख लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है ना। इन सभी को कैसे कैसे नाम रखना है, कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट करना है, हालांकि आगे और भी हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे तो इसमें उसका भी हम उत्तर दे देंगे, या अपना हम खुद एक सेट लाएंगे तो उसका 3 सेट कराने वाले हैं तो उसमें हम सब बताएंगे जी, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अदरवाइज और भी यहाँ पे देख सकते हैं, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पूछा गया है, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन है, इटाइल अभिक्रिया, गाटरमिन कोच अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, तो ये क्या होते हैं ये सब आपको पता करनी पड़ेंगी, ये सब आपको पता करना होगा जी, ठीक है ना, ये सब आपको पता करना होगा, ठीक है ना। ये सब हम नेमिंग रिएक्शन है वो भी हम करा देंगे, हालांकि हमने कराया हुआ है, समय मिला तो जरूर हम कराएंगे। एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसका अभिक्रियाओं के साथ बताना है। तो ये क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, ये सब देखना है आपको। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां कहा गया है, ग्लूकोज की संरचना पूछा जा रहा है, ठीक है। एसिटिक शुद्ध एसीटोन बनाने की विधि पूछा गया है। तो ये सब आपको सीखना है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हालांकि हम इसको भी कराएंगे आपको, तो बस मैं चाहूँगा कि मेहनत कीजिएगा, मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और इन सभी पर हमने बहुत बार करा दिया है और मुझे विश्वास है कि जो स्टूडेंट हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारी ये सभी चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक मॉडल पेपर था आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अदरवाइज आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया गया है तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो जरूर कीजिएगा। याद रखेंगे, अब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की बेहतर तैयारी हम कराएंगे, रोजाना आपको 2-3 वीडियो मिलने ही वाली है फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर, ठीक है ना। अदरवाइज पढ़ाई कीजिए, सुबह में 8 बजे तैयार रहेंगे न्यूमेरिकल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।